सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग स्पेशल। उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया। बेशक अल्लाह ही सुप्रीम प्लानर है। उसकी प्लानिंग के सामने अमेरिका बहादुर हो या रशिया या फिर भारत, मोदी और अजीत दोवाल सब जलीलो ख्वार रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आज की इस स्पेशल एपिसोड से गुजरात के कस्साब, साबिक चाय फरोश और भारत के मौजूदा प्रधान का हिसाब चुकता करने का वक्त आन पहुंचा। आज 7 से 8 बोल न्यूज़ के इस एक प्रोग्राम मेरी जंग में थ्रू आउट भारत के यौम आज़ादी के मौके पर यौम सोग ब्लैक डे मनाया जाएगा। याद दिलाता चलूं कि चाय फरोश ने, गुजरात के साबिक कस्साब ने, भारत के नाम नेहाद प्रधान ने एक जाहिलाना ट्वीट फरमाई थी 14 अगस्त के मुबारक मौके पर, जिसमें वो अपने दिल के छाले फोड़ता हुआ नजर आया था। ट्वीट क्या था उस पर बात करना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तो सिर्फ ये कि भारत और उसके जितने चाचे मामे रीजन या इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनके दिलों पर ताज़ियाने बरसाने के लिए पाकिस्तान सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी न सिर्फ मौजूद है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्र अजीज़ के 74 बरस पूरे कर गया। आज जो भी डेवलपमेंट हो रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, उसको देखते हुए ये बात कहना बिल्कुल बिलाजवाज़ ना होगा कि इससे भारत के सीने पर सांप लौट रहे हैं। भारत पर गमों के एक साथ कई पहाड़ टूट पड़े हैं। एक तो तमाम तर साजिशों के बावजूद रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसे एक रियासत पाकिस्तान में 74वां यौम आज़ादी नहायत जोश व खरोश से मनाया गया और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में तालिबान का ज़हूर देखने में आया। नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया घुटनों पर आ चुकी है। मोदी अजीत दोवाल कॉम्बिनेशन यकसर नाकाम हुआ है। भारत को अफ़गानिस्तान से न सिर्फ देश निकाला मिल गया बल्कि वो नाम नेहाद सिफारती अमला जिससे उमूमी तौर पर, कुल्ली तौर पर भारत गैर सिफारती और शर्मंगेज़ी वाले काम लेता रहा था, उसको भी उस एक एक्सरसाइज को तर्क करना पड़ गया है। आखिरी कौंसिल खाना तक बंद हो गया है, सिफारती अमले को दफा कर दिया गया है और इंतहाई अहम तरीन बात के भारतीय करेंसी से इफ्तिताह शुदा वो एक इमारत जहां बैठ करके भारत की प्रोपगेशन हो रही थी, वो एक अफगानी पार्लियामेंट, ये सब कुछ करना भी मोदी महाराज के काम ना आया। घुटना पैर की तरफ मुड़ चुका है। कम को ज्यादा जानिए, इस बात को खोल करके बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, पैगाम सब तक पहुंच चुका है। तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं। काबुल का वो एक नाम नेहाद मसीहा, नाम नेहाद लीडर, वो एक सो कॉल्ड सदर, कठपुतली सदर, आज जब इस वक्त आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, अफगानिस्तान से फरार होकर ताजिकिस्तान पहुंच चुका है। इस एक फरार ने तमाम तर अंदाजे इंटरनेशनल प्लेयर्स के न सिर्फ गलत साबित कर दिए हैं बल्कि इससे भारत में एक सोग का सा आलम है। कोई चैनल उठा करके देख लीजिए, कोई तज्जियाकार उठा करके देख लीजिए, हर आदमी मातम कना है। गोया तालिबान के अफगानिस्तान में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना मुनासिब होगा, भारत की कोई जगह नहीं। अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजम्फर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मोहतरम डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सिफारतकार। आप अपनी मिसाल, दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजम्फर अली साहब के पास जाऊंगा। सर, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर मैं आपको आज के इस ब्लैक डे पर मुबारकबाद भी देता चलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। आज जो अफ़गानिस्तान में एक तारीख़ी सुबह की तमाम इंटरनेशनल फ़िरौनों की वो जो हुई है, उसके बाद भारत के तमाम तर अंदाज़ों को गोया यूँ कहिए कि गलत साबित कर दिया गया है। इस पर आपका तबसरा
आरफिन बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ब्लैक डे जो कश्मीर में मनाया जा रहा है और जो हम भी जिसको देख रहे हैं, और वो कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली जो वहाँ पे जुल्म बर्बरियत की फला नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल जैसे लोगों ने जो वहाँ पे जारी रखी हुई है और जिस तरह कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, उस पर तो दुनिया की आंखें जो है अभी तक दुनिया की आंखों के अंदर जो है उकरे हैं और कान उनके बंद हैं, और किसी को ना यूएनओ को ना दुनिया की वो तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स है वो मालिक जो ह्यूमन राइट्स का राग लाते हैं और जो पिछले दिनों बड़े वोसिफरस तरीके से तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कि जी तालिबान ने अफगानिस्तान में जुल्म कर दिया, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, वो जो और यूएन का सिक्योरिटी जनरल जो बहुत वरिड था कि जी तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको कश्मीर नज़र नहीं आता। बड़े दुख की, बड़े अफसोस की और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने की और दुनिया की बेज़मीरी की बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ आपने फरमाया, वहाँ इंडिया तो बहुत छोटा मुल्क है। इंडिया तो दहशतगर्द क़यादत का जो है वो मंबा है, जो आरएसएस की और फैशिस्ट क़यादत है उसका मंबा है, जिसने पिछले हफ्ते बीजेपी ने एक रैली की है कि अमेरिका के अंदर सिर्फ रहेंगे तो वो हिंदू रहेंगे। ये रिफ्लेक्शन है उनके छोटे जहन की। आप अमेरिका को देखिए आज क्या उसके साथ हुआ है, क्या उन्होंने उनकी बदहवासियां देखिए, उनकी कंफ्यूजन देखिए। कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, बहुत बड़ी ताकत है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। अमेरिका नहीं, 43 मुल्कों की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी, और मैं इस बात का चशमदीद गवाह हूँ कि वो अपने सेटेलाइट से और अपने ड्रोन से जब तस्वीरें लेते थे तो एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे के अंदर जो उनके डाउनलोड आते थे और जो हमारे पास भी आया करते थे, वहाँ ये भी पता होता था कि इस कमरे के अंदर कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि एक रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी होती है जिसको वो यूज़ करते थे। तो कहते थे कि इसके अंदर ये है उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आलम। नीचे से वो गाड़ियाँ क्या और छोटे छोटे पुर्जे क्या, उनकी तस्वीरें उठा लेते थे। आप देखिए रात के अंधेरे में बगराम एयरबेस पे इतनी बड़ी फौज भागी है, कैंप सेबेस्टियन को वो तबाह कर रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश रहते थे। और आज गालबन ब्रिटिश के किसी एक ऑफिशियल की स्टेटमेंट आई है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि अफगानिस्तान में हमने 20 साल में क्या किया। दुनिया के चैनल्स ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं वो एंड गेम से नाम से मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं और वो अमेरिका से सवाल कर रहे हैं 20 साल में तुमने क्या कमाया। अब एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि यू नेवर रीइंफोर्स अ फेलियर। अब देखिए एक दफ़ा निकल गए, बाहर चले गए, तबाह हो गए, फेल हो गए, वहाँ जाके फिर 3000 फौजी भेज रहे हैं। आप ये बदहवासी देखिए, कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है, जो बाइडेन बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी। अब आप उनकी छोटापन देखें। मैं सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तालिबान के किसी भी तरीके से, जिस वक्त तक वो पाकिस्तान के हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं देते उस वक्त तक किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकता जब तक वो पाकिस्तान और उनके बाहम रिलेशन कायम नहीं हो जाते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज अफगानिस्तान का जिस वजीर दिफा है वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान की तबाही के जिम्मेदार अफगान डिफेंस फोर्सेज हैं। आरफीन यही अफगान डिफेंस फोर्सेज हैं जिनका वो ट्रम्पीटर जो है हर जगह जाके बजाते थे, जिनका वो दावा हर जगह जाके करते थे कि हमने जो अफगानिस्तान की फौजों को ट्रेन कर दिया है, उनके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को ट्रेन कर दिया है, हमने उन्हें लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दिया है, उनको इंडियन ट्रेनर्स ने ट्रेन किया, उनको अमेरिकन रेंजर्स ने ट्रेन किया, उनको अमेरिकन मरीज ने ट्रेन किया। ट्रेनिंग मेरा ख्याल है थोड़ी कम पड़ गई सर। थोड़ा सा तवक्को अगर आप फरमाएं तो मैं डॉक्टर जमील साहब के पास जाऊं। डॉक्टर जमील साहब सर, आप खुशामदीद कहते हुए सर, सबसे पहले मैं मोदी की उस जाहिलाना हरकत पर आपका तबसरा सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो जो यौम पाकिस्तान के मौके पर एक जहनी मुफलिस शख्स ने, जिसके हाथ में बदकिस्मती से अनाने इक़्तिदार मौजूद है, उसने जो एक ट्वीट दागी थी जिसका हिसाब चुकता करने के लिए आज हम यहाँ अपने प्रोग्राम में आपको लिए बैठे हैं। जनाब इमन, पहले उस एक दिल आज़ार ट्वीट पर और हमारे उस मुंह तोड़ जवाब पर जो इस एक प्रोग्राम की सूरत इंडिया तक में हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। जी, मोदी को शायद इसका हिस्ट्री का पता, सिवाय आरएसएस के हिस्ट्री के अलावा मैं समझता हूँ कि मोदी ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। जो इंडिया था वो कभी भी कोई मुल्क, यानी भारत कोई मुल्क नहीं था, वो तो एक रीजन था, उस रीजन की तकसीम हुई
और वो उसको हॉरर कह रहा है मोदी। अब मोदी से आप तवक्को क्या करते हैं? देखें ना, इंडिया में अब दो चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक तो चाय बनाने वाला और एक चाय पीने वाला। दोनों के दोनों बड़े मशहूर हैं इंडिया में। तो मोदी के मामले में तो पूरी दुनिया अक़वाम को पहले भी पता था, चंद मसलहतों के तहत मोदी को तस्लीम कर लिया। उसी तरीके से दुनिया अक़वाम जो है इसको ठुकरा भी देगी मोदी को। जिस तरीके से मोदी आरएसएस के एजेंट्स के एजेंडे को और हिंदुत्वता के एजेंडे को लेके आगे चल रहा है, आप देखिएगा कश्मीर की पॉलिसी ठीक है जो उसने 370 को एब्रोगेट किया और 35 आर्टिकल को एब्रोगेट किया, दुनिया के तमाम इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एब्रोगेट किया, शिमला मुआहदे की धज्जियां उड़ाते हुए एब्रोगेट किया। लेकिन मोदी के तमाम हवारी, वो जो लोग जज्बाए अपनी शहादत से शर्शार जो अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, जैसे तालिबान ने यहाँ लड़ी अपनी जंग 20 साल तक, तो वो तो इस मामले में उन्हें पता है कि जब भी वो जितने बस जुल्म करता रहे, और उसको कहते हैं ना कि जुल्म तादी जबरों से तम शाही आकाई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को, तो मोदी की भी जड़ छोड़ चुकी हैं। और कश्मीर में जो एक जी, और साथ में खास तौर पर अगर इसको आप इंटरनेशनल कानून के तनाजुर में देखें तो इंटरनेशनल कानून में जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन है जो आपके सामने मैं पेश करता हूं आपके नाज़रीन के लिए। वो है 2649 के तहत दुनिया में कहीं भी किसी भी खित्ते में अगर लोग अपने हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में जिद्दोजहद करते हैं, चाहे वो आम जिद्दोजहद क्यों ना हो, उसे दुनिया अक़वाम को न सिर्फ तस्लीम करना पड़ता है बल्कि दुनिया अक़वाम उससे मदद भी करती है। मैं इस तिमूर में यूएनओ की सरबराही मैंने की अपने डिपार्टमेंट की, और मुझे मालूम है कि वहाँ भी किस तरह किया गया, गो कि वहाँ एक और एंगल भी था। लेकिन मुझे वापस इस टॉपिक पर आ जाने दें कि जो जुल्म तादी जो बढ़ती जा रही थी वहाँ कश्मीर में, ये अब जो एक नया डायमेंशन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आया है अफगानिस्तान के हवाले से, तो उनको अंदाजा हो गया है कि इस खित्ते में जो लोग जज्बाए वतनी और जज्बाए शहादत और अपने हक़ खुद इरादियत के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं, जैसे तालिबान ने रखा, उन्होंने अपनी आज़ादी वापस ली। कश्मीरी भी इसी तरह अपने बलबूते पर अपनी आज़ादी लेंगे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। रहा इंटरनेशनल कानून का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जो दो रिपोर्टें ह्यूमन राइट कमिश्नर ने आंसुओं और सिसकियों के साथ दुनिया अक़वाम के सामने पेश की, जिसमें हर वो बात शामिल है जो हम आपके स्क्रीन पर करते रहे हैं, मुख्तलिफ टेलीविजन पर करते रहे हैं, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। अब पाकिस्तान को भी एक मवाद सामने आ गया है कि जो लोग अपनी जिद्दोजहद करते हैं वो अपने तौर पर अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। दुरुस्त है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है डॉक्टर जमील साहब। ब्रिगेडियर साहब, सर यूं तो मुनाफ़क़त का अगर कोई चेहरा दुनिया में है तो वो इंडिया की सूरत हमारे सबके सामने है, लेकिन फिर भी सर बॉर्डर पर रेंजर्स के जवानों से मिठाई का तबादला किया जाता है, और इंडिया का प्रधान जिसकी ज़ुबान अपने काबू में है ना, जिसका ट्विटर अकाउंट, वो एक आजिलाना एक जाहिलाना ट्वीट दाग करके एक पूरी कौम के साथ और मुखासमत मोल लेता है। जनाब इमन, ये किस किस्म का सियासत थी, किस किस्म की सियासी मेयारात हैं जिन पर इंडियन प्रधान कारबंद है? इंडियन प्रधान जो है वो किसी चीज़ पे कारबंद नहीं है। आरएसएस की बेसिक फिलॉसफी दहशतगर्दी से रिलेट करती है, और दहशतगर्दी का जो अंबारकर ने और जो गोलवालकर ने जिन्होंने इसको 1928 में बताया था, और अगर अब उसकी किताब उठा के पढ़े, उसके प्रीफेस पे लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी कौमों को कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो दे शुड गेट आउट ऑफ इंडिया। और इसलिए मैंने आपको इशारा किया कि पिछले हफ्ते बीजेपी का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यही चीज़ रिपीट की गई। अब जब ये हाल हो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का, और वहाँ पे बीजेपी के लीडर ये कहते हो कि जी ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर पोशीदा है, तो क्या मतलब आप ताजमहल को भी गिरा देंगे? जब वहाँ पे लोग ये कहते हो कि जी अगर ताबकारी हो, न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो, तो गाय का गोबर लगा दो जिस्म के ऊपर, तो ताबकारी असरअंदाज नहीं करेगी।
अगर यहाँ से आप उसके इंटेलेक्ट, उनके दिमागी सोच का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो हम फिर क्या, हम इस चीज़ को सही तरीके से आगे लेके नहीं चल सकेंगे। नरेंद्र मोदी बेसिकली फैशिस्ट है, और आप तो कहते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है, उसको तो अपने बाप का नहीं पता कि कहाँ है उसका बाप, उसको अपनी माँ का नहीं पता कहाँ है, ये नेवर मेट, उसने अपने जब बीवी को छोड़ा था, इज नॉट गॉन बैक। सो यहाँ से उसके पर्सनल कैरेक्टर का अंदाजा लगाइए कि जो शख्स रिलेशन में नहीं रहता उसके अंदर कोई असूल नहीं होता। अब ये यानी जिस तरह ब्रिटिश यहाँ पर थे, अगर पिछले दिनों नेपाल का जब मसला चला था तो वहाँ पे एक उसकी असम्बली ने करारदाद पास की थी कि हमारे इलाके में इंडिया ने सड़क बनाई है, और उन्होंने उस वक्त रेफरेंस दिया था एक आर्टिकल का, एक बरतानिया के दरमियान और नेपाल की क़यादत के दरमियान एक माहिदा हुआ था उस ज़माने में, जिस ज़माने में उन्होंने नेपाल की सरहद को डिफाइन किया था। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस खत्ते में जो ये यहाँ पे इंडिया नहीं था, ये बर्रे सगीर था, ये सब कॉन्टिनेंट था, और यहाँ पे अंग्रेज की हुकूमत यहाँ से लेके और नेपाल तक चलती थी, बर्मा तक चलती थी। तो आप किस तरह, जब आपको हिस्ट्री का नहीं पता, इंडिया कहाँ से, माता कहाँ से आ गई यहाँ के अंदर, यह किसी तो सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और उसमें दो चीज़ें, ये तो इतने मतलब इनकी अखलाकियात ये है कि जब 1947 में आज़ाद हो गए और ये कश्मीर की जंग हुई तो नेहरू ने एक टेलीग्राम किया था लियाकत अली खान को कश्मीर के बारे में, और वो टेलीग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और उसमें उसने लिखा था कि जी हम कश्मीर का फैसला जो है वो कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक करेंगे। लेकिन ऑन दी अदर महाराजा से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, और महाराजा कश्मीर के महाराजा से इंस्ट्रूमेंट, उसको कहा गया, उसने कहा कि जी वो वेट कर रहा था कि मैं पाकिस्तान या इंडिया, उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था जिसको पाकिस्तान ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और जब वो उनका मायदा हुआ, जो एक जाली लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो बात करते हैं, तो उसमें जब नेहरू की बात हुई और उसने ये कहा कि जी इस इलाके के खित्ते के लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसला होगा, तो महाराजा ऑन रिकॉर्ड है, उसने नेहरू से कहा कि जी खत मौजूद है वो, कि जी इसने कहा कि जी इस तरह तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, तो मुसलमान तो फिर यहाँ पे जो ये होगी प्लेबिसाइड होगी उसमें एडवांटेज ले जाएंगे। तो नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि यहाँ पे मैं प्लेबिसाइड कभी होने नहीं दूंगा, एंड आई डोंट सी फॉर प्लेबिसाइड हैपन। तो यहाँ से आप करेक्टर का अंदाजा लगाइए ना, नेहरू के जाती करेक्टर का अंदाजा लगाइए। क्या उसके एडवीना माउंटबेटन से ताल्लुकात नहीं थे? क्या वो माउंटबेटन को उससे पहले नहीं जानता था, उसको लेके आया था? उसने एडवीना माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गुरदासपुर और ये जो फिरोजपुर और अंबार ये लेने के लिए, उस ताल्लुकात को इस्तेमाल किया। माउंटबेटन ने एक लेटर लिखा पटेल को, नेहरू को एक लेटर लिखा जो ऑन रिकॉर्ड है कि जिना मुझे कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। इनके अखलाकी किरदार को तो आप देख लीजिए कि ये नाजायज ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं स्टेट क्राफ्ट में। तो अब इस किस्म की क़यादत को यारफीन क्या कहेंगे आप? वो तो करते हैं, ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे तो उस खातून पे तरस आ रहा है सर जिसका आप नाम ले रहे हैं। अंग्रेज़ों के दिल दिमाग नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं होता, क्या होता है? बहरहाल इस मौजू पे मेरे ख्याल है मजीद गुफ्तगू किए बगैर डॉक्टर जमील साहब के पास जाता हूँ। जमील साहब सर, मैं आपको एक देखिए मुआरफिन, मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो लेडी माउंटबेटन की बेटी ने एक किताब लिख दी है और उसने भी तमाम खत जो है वो आश्कारा कर दिए। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे हम पेश कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने इस्तेमाल किया है और ये हकीकत है कि दे हैड रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया उन्होंने पाकिस्तान को धोखा देने के लिए। इसके साथ साथ ही जब पुंछ के अंदर इंडियन फोर्सेस ने लैंड किया है 25 अक्टूबर को, उस वक्त कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन शायद नहीं हुआ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे 26 अक्टूबर की डेट पड़ी। इसका मतलब है इंडियन फौज वहां गई है काबिज फौज के तौर पे। और जो डॉक्टर साहब रेफरेंस दे रहे थे 2649 का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक, उसमें एक और चीज भी ऐड होती है कि जब वहां फॉरेन फोर्सेज आ जाए, जैसे अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेज आई थी, इंडिया में एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है, उनके खिलाफ जो स्ट्रगल होगी वो अगर आर्म्ड स्ट्रगल होगी वो लेजिटिमेट तस्वुर की जाएगी। तो दुनिया को आज तालिबान की स्ट्रगल भी और कश्मीरियों की स्ट्रगल भी यूएन चार्टर के मुताबिक लेजिटिमेट तस्वुर करनी पड़ेगी। राइट सर। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा सर, वो एक मुल्क जहां खुद आज़ादी की मुतअद्दिद तहरीक इस वक्त बरपा हैं, लोग इंडिया की हरकतों से, उसकी बर्बरियत से तंग आ चुके हैं, उसके तसल्लुत से। सर वो एक मुल्क, उस एक मुल्क का सो कॉल्ड पीएम ट्विटर पर एक बरादर तो नहीं बल्कि एक पड़ोसी मुल्क के क़याम पर, उसके इंडिपेंडेंस डे पर इस किस्म की आजिलाना हरकत करता है। सर
डिसेंसी के मेयारात क्या ये सब कुछ करने की इजाज़त देते हैं? नहीं, यकीनन डिप्लोमेसी में भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। इंडिपेंडेंस डे पर तो दुश्मन ममालिक भी या खामोश रहते हैं या बेहतर किस्म के अपने पैगामात भेजते हैं। और ये जहालत की एक गमाज़ी करता है कि इस किस्म की अगर सरबराह किसी मुल्क की, और वो भी इतने बड़े मुल्क के सरबराह बन जाएं, जिस वजह से ये बन जाएं, उसने जिन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया हम सारों को पता है कि क्या उसने एक्सप्लॉइट किया वहाँ, और किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ा मोदी, और किस बेसिस पे इलेक्शन जीता, और अब किस बेसिस पर जलीलो ख्वार होकर निकलने वाला है, ये सारा आगे भी मंजरनामा हमें नजर आता है। लेकिन ऐसे जाहिल आदमी को मैं यही कह सकता हूँ बकौल शायर कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसाए वक्त को क्या नाम दिया जाए, और मैखाने की तौहीन है रिंदों की हतक है, मोदी को अगर ये सारे दिया जाए, अगर इख्तियार दिया जाए। मैंने ये इसको मिसरे को अपने तौर पर डाल दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उससे तवक्कुआत यही होती है। अब रहा सवाल कि दुनिया को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान को दुनिया को क्या बावर कराना चाहिए। ब्रिगेड साहब ये भी फरमा रहे थे कि वहाँ जो काबिज फोर्सेज जहाँ आ जाएं और यहाँ उस खित्ते की हैयत को चेंज किया जाए जिस खित्ते में काबिज फोर्सिंग है या जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहाँ दुनिया के दूसरे क़वानीन का भी इतलाक हो जाता है, और वो है जेनेवा कन्वेंशन। बाकी मैं यूएन चार्टर पे भी आ जाता हूँ कौन कौन से उसके आर्टिकल हैं, लेकिन जो जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 है और उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल भी शामिल है, उसके तहत अगर ऐसी कहीं हरकत हो तो उस सूरत में वहाँ पर वार क्राइम यानी कि स्टैट्यूट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आर्टिकल 8(2) उस स्टैट्यूट को इन्वोक किया जा सकता है। जिस तरह 20 साल तक अफगानिस्तान के तालिबान को दुनिया ने लिफ्ट नहीं कराया और आखिर में उनसे मुआहदा किया जिसकी कि इंटरनेशनल हैसियत शामिल है, उस मुआहदे को अब इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है अमेरिका और तालिबान के दरमियान। उसी तरीके से ये जो क़वानीन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपके नाजरीन के लिए, आप देखिएगा कि आज नहीं तो कल इन क़वानीन का इतलाक करना पड़ेगा, और जब ये इतलाक होगा तो तमाम चीज़ें सामने जो आप देख रहे हैं, बर्बरियत, जुल्म और ये सारी काली दास्तानें, ये आपके सामने आएंगी। और कश्मीरियों का मुकद्दर, मुझे जितनी जद्दोजहद और जितनी उन्होंने शहादतें हासिल की हैं, मुझे उनका मुकद्दर बिल्कुल और उनका एक मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है। और मैंने आपको इंटरनेशनल क़वानीन के हवाले से भी बता दिया, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं दुनिया की बाकी इलाकों में, और मैं क्योंकि खुद यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अरसे तक मैंने वहाँ काम किया है, यूनाइटेड नेशंस में डिपार्टमेंटल हेड और मुल्कों की सरबराही की है मैंने, तो मुझे अंदाज़ा है, ईस्ट तिमोर से मैंने शुरू किया था, और मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके से मुल्कों में जब जिद्दोजहद होती है तो आगे चलकर वही होता है जिस तरह तालिबान ने आज अपनी सक्सेस को हासिल किया है। दूसरी बात जो इस मामले में ये है कि इस वक्त तक जो तकरीबन 11 के करीब यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं और उसमें इंडिया उसको घास नहीं डाल रहा है, उसकी वजह है, और वो वजह कमज़ोर होती नज़र आ रही है आज के काबुल के वाक़े के बाद, और आज के इस रिजल्ट को जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं काबुल के तालिबान के हवाले से, उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि जो इन्होंने इस इंटरनेशनल क़वानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। और सर ऐसे ही आपकी कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए ऐसी कई किरणें हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद मोदी और मोदी के भारत पर तबसरा और बल्कि तबर्रा जारी रखेंगे। नाजरीन, मोबाइल पे इस वक्त मेरे क्लिप मैंने खोला हुआ है फेसबुक पे। एक तालिब जिसके हाथ में गन है, उसने ज़मीन पे रखी है, सजदा कर रहा है और उसकी आंखों से जो है वो आंसू रवां हैं। साथ पे लिखा है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ब्रिगेडियर साहब, सर वो किधर गई इंटरनेशनल क़ुव्वतों की, डिक्टेटर्स की, फ़िरौनों की प्लानिंग, वो बड़ी मनसूबाबंदी, उसके बाद फिर रात के अंधेरे में बग़ैर बताए फरार,
वो किधर गए वो लाल गुलाबी बातें, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, तालिबान को उनके बच्चे खा जाएंगे, उनके नस्लों को पैदा नहीं होने देंगे। तालिबान तो न सिर्फ पैदा हो गए बल्कि जवान होकर के उन्होंने, तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया है। और अब अगर अल्लाह ने इजाज़त दी या कुछ आगे लिखा है तो मेरा ख्याल है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। आरफीन, जब भी आप हकायक को मध्य मिलिट्री स्ट्रेटजी में और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आप जो भी चीज़ें देख लें, रियासत के लेवल पे, मुल्कों के लेवल पे, जिस वक्त आप कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना होता है। और जब आप किसी मुल्क पे कब्जा करने जा रहे हैं, जंग शुरू करने जा रहे हैं, तो उसने उस जंग के अंदर उसके टेरेन को भी आपने देखना है, वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के बिहेवियर को भी देखना है, जो आपके पार्टनर्स होंगे उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी देखना है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी एनालाइज करना है, उनको पिच करना है आपने उस मुल्क के, उस जगह के खिलाफ जहां आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये बुनियादी असूल है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अमेरिकन जब अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आए तो पहली बात आपने बताया 9/11 को बेस उन्होंने बनाया, तो 9/11 में कितने अफगानी थे जिसके ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह करना था? इसका मतलब है कि उनका वो ऑब्जेक्टिव नहीं था जिसको वो एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से परमिशन, यूएनओ से परमिशन ले ली। यूएनओ जो दुनिया में जंगें रोकने के लिए अदारा कायम किया गया था, अब उसने अमेरिका को चिट देनी शुरू कर दी है दुनिया में जंगें करने के लिए। इराक की जंग वो शुरू कर सकते थे, सद्दाम हुसैन के ऊपर उन्होंने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाया था। बाद में सर चिलकोट इंक्वायरी हुई यूके में, उन्होंने कहा कि जी उसके पास तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। ट्रंप ने कहा कि इराक के ऊपर हमला करना बहुत बड़ी गलती थी। तो जब आप झूठ, धोखाधड़ी, फरेब, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पे आप अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, हिपोक्रेसी पे आप पॉलिसीज़ को बनाएंगे कि बुश ने ये कहा कि जी हम अफगानिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम करने जा रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी बहुत है, उसामा बिन लादेन वहाँ पे मौजूद है। जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते स्टेटमेंट दी, उसने कहा हम तो नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, हम तो वहाँ जमहूरियत कायम करने नहीं गए थे। तो अब जब ये जो फ्लॉज है, और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी जंग में दाखिल होते हैं, जब भी किसी जंग में दाखिल होते हैं, जब आप अपने ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस ऑपरेशनल स्ट्रेटजी का एक एलिमेंट होता है एग्जिट स्ट्रेटजी, कि जब उस जंग में आप अपने ऑब्जेक्टिव रिफाइंड जो आपने किए हैं, जब वो हासिल कर लेंगे, अगर उनका ऑब्जेक्टिव था जैसे वो कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को हमने पकड़ना था, अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो फिर आपने क्या सोचा था कि हम उस जंग से किस तरह बाहर निकलेंगे। एग्जिट स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। वियतनाम में गए थे, क्या करने गए थे? वियतनाम को करने के लिए गए थे, कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए गए थे, वहां से दुम दबा के भागे, वहां से भागे, वहां पे मार मार के वियतनामियों ने उनको दुम्बा बना दिया। अब यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर आए, जो तालिबान ने उनके साथ अशर किया, कहते हैं 43 मुल्कों की मोस्ट एडवांस्ड आर्मी, टेक्निकली एडवांस्ड आर्मी वहाँ पे थी। वो जब ऑपरेशन के लिए करने के लिए निकलते थे, उनकी ग्राउंड फोर्सेज निकलती थी, इन्फेंट्री निकलती थी, तो उसके गर्द वो 25 गाड़ियां आगे, 25 गाड़ियां पीछे, आर्मर प्रोटेक्शन, एक हसार बना के जाते थे। उसमें क्या ऑपरेशन होते, तालिबान अब वो गुजरते थे उसके ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, वहां पे उनको वो टारगेट किया करते थे। अफगान अमेरिकन आर्मी के अंदर इनडिसिप्लिन शुरू हो गया, वहां पे जो वो साइकोपैथ बन गए उनके फौजी। कितनी सारी औरतें जिन्हें अपने अपने मर्दों को तलाक दे दी, वो उन साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं, मोरल उनका लो हो गया। और उसके साथ साथ आपने देखा कि वो कॉन्स्टेंटली झूठ पूरी दुनिया से बोलते रहे, कहते हैं सिगार हमने बनाई है, सिगार से हम अमेरिका के अंदर डेवलपमेंट करें। आप सिगार की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें, सिगार की रिपोर्ट, सिगार की एक डायरेक्टर जनरल था, उनकी जो $2 ट्रिलियन पे जो रिपोर्ट आई है और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट पे जो रिपोर्ट आई है, वो कहते हैं जो वहां से पैसा आता था उसमें 40% पैसा जो है वो वॉरलॉर्ड्स के पास, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास और वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास करप्शन में चला जाता है, जिसमें अमेरिकन भी इन्वॉल्व होते थे। उसके बाद कुछ पैसा था जो रिटर्न हो जाता था टैक्सेस के सूरत में अमेरिकन को और बाकी जगहों को। मुझे बताइए अफगानिस्तान में कौन सी, मैंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, अभी अफगानिस्तान में पाकिस्तान में अफगानिस्तान के एक एम्बेसडर थे, उनका नाम था मेरा ख्याल जकी खेल, उनकी अभी का अखबार में उनका एक ट्वीट छपाया और आया है कि अफगानिस्तान में तबाही का जिम्मेदार अशरफ गनी है। वहां पर रैम्पेंट करप्शन थी, मिस गवर्नेंस थी और अफगानिस्तान को उसने एक पर्सनल फ्रीडम में करेक्ट कर दिया था। जब आप आर्टिफिशियल सोल्यूशन तलाश करेंगे, जब अमेरिका से उठा के लोगों को लगाएंगे, हामिद करजई को लगाया, हामिद करजई इज द मोस्ट करप्ट मैन ऑन गॉड अर्थ। उसका भाई किस तरह कत्ल हुआ था आपको याद है? हीरोइन स्मगलर है ये दोनों भाई,
हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं। उसके वो अपना सुसाइड बॉम्बर ने उसके भाई को मारा था जो अपने घर के अंदर मौजूद था। अशरफ गनी को अमेरिका से उठाया जिसकी कोई रूट्स नहीं है अफगानिस्तान, आज वो फरार हो गया अफगानिस्तान से, वो भी फरार हो गया, डिफेंस मिनिस्टर भी फरार हो गया। वो एक बकवास किया करता था अमर साले जो पाकिस्तान का मुगलज अल्फाज बरता था, वो मुगलजात, वो भी फरार हो गया, ताजिकिस्तान के उज्बेकिस्तान चला। तो जब आप इस किस्म के टोले को लेके आएंगे जो टाउट है CIA का और रॉ के पैसे खाते हैं, जो सिगार के पैसे खाते रहे, जो करप्शन में इन्वॉल्व रहे, नेटो उनके ऊपर रूल करता रहा, अफगानिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम नहीं चला, किसी चीज को उन्होंने चलने नहीं दिया। वहां पे JSOC थी, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, जो ऑपरेशन रात को करती थी, वहां पे लोगों को अगवा करती थी, मारती थी। जनरल मैकक्रिस्टल उसका इंचार्ज था। उसके बाद आपने देखा कि वहां क्या B-52 सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं डॉक्टर जमील साहब से गुफ्तगू की हसरत पूरी कर लूं। डॉक्टर जमील साहब, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ही हुस्न ज़न से काम लिया गज़नफ़र अली साहब ने हामिद कारज़ाई के बारे में, वरना मैं तो ऑन एयर हामिद कारज़ाई को ये भी कह चुका हूँ कि पेशावर में कचरा चुनने वाला, और उसके बाद फिर जब इक़्तिदार मिल गया तो पाकिस्तान पर अपने मोहसिनों पर ही भौंकने लगा। कमिंग बैक टू माय सवाल, सर रूस का हश्र देख लेने के बाद भी, रशिया का शिराज़ा बिखरते हुए देख लेने के बाद भी अंकल सैम के देश अमेरिका बहादुर को क्यों कर अक्ल न आई? वो जो बता रहे थे कि सिगार वाला मामला, सर ये सिगार बमुकाबला निस्वार, जीत तो निस्वार की हुई, तालिबान आ गए, अब क्या? जी, तालिबान ने तो जिस अंदाज में मामला चल रहा था, आज नहीं तो कल आना था, लेकिन दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है कि जिस मोमेंटम के साथ और जिस तेजी के साथ उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। सोच ये रहे थे दुनिया अक़वाम, खासतौर पे अमेरिका और उसके एलाइज, वो ये सोच रहे थे कि बड़ी मज़ाहिमत होगी और वो जो 3 लाख फोर्सेस को ट्रेंड किया गया है वो उनके सामने खड़े होंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते तमाम वार लॉर्ड्स को अशरफ गनी ने अपने साथ बुलाया, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की कि अपने अपने मलेशिया भी तैयार करो और मुकाबला करो। लेकिन इस दफ़ा मैंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में देखा है तालिबान को कि अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को जिस अंदाज से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और मेरा इशारा है, और जैसा मेरा इशारा है कि दोहा एग्रीमेंट इतना खूबसूरत एग्रीमेंट है कि अगर मैं आज भी उसको दोबारा पढ़ रहा था, कई दफा पढ़ चुका हूँ उसको, और उसमें मैंने देखा कि उसकी कहीं भी खिलाफ वर्जी आपको सही मानों में नजर नहीं आएगी तालिबान की तरफ से। अगर खिलाफ वर्जी है तो अमेरिकन की तरफ से है। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि जब दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2020 में हुआ तो उस वक्त जो अल्फाज उसने इस्तेमाल लिखवाए जो कि तालिबान ने, और तालिबान हर लिहाज से कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से कि तालिबान इस्लामिक एमिरेट्स न लिखवाएं, तो उन्होंने लिखवाया उस पर, क्योंकि हमारा तो वही था और हम यही लिखवाएंगे। तो फिर उस पर उन्होंने एग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एमिरेट्स ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान व्हिच अमेरिका डज नॉट रिकॉग्नाइज एज एंड रिकॉग्नाइज देम एज अ तालिबान, इस किस्म के अल्फाज के तौर पर। और फिर इस एग्रीमेंट को अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल से इंडोर्स करवाया और अक़वाम मुत्तहिदा की रजिस्ट्री में जमा कराया, जिससे कि मुराद ये कि अभी एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो अगर देखा जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि तालिबान तो कह रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट करें, आज भी तालिबान ने क्यों नहीं वहाँ फोर्सफुली ईवान सदर में दाखिल हुए? इसलिए कि उसका एक क्लास है, 4 नंबर आर्टिकल है दोहा एग्रीमेंट का। उस 4 नंबर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सीज फायर जो होगा वो अफगान के साथ डायलॉग के साथ होगा, इंट्रा अफगान डायलॉग के साथ सीज फायर होगा। और आपने देखा कि अब्दुल्ला इस वक्त हमारे सदर में बैठ के यही डायलॉग कर रहे हैं और मुल्ला ब्रदर्स वहाँ पहुंच गए हैं, डायलॉग कर रहे हैं। लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने, जिस तरह ब्रिगेड साहब ने जिक्र किया कि जितने चोकिंग पॉइंट्स थे पूरे मुल्क के और उसके बाद काबुल के, इस तरीके से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और अवाम की मदद से लिया। क्योंकि आपने देखा कि आज भी सुहेल शाहीन ने कितनी मर्तबा कहा कि हम अफगानिस्तान के आए मिलकर तरक्की की तरफ गामजन हो अफगानिस्तान के लिए, तो और हम सारों को माफी देते हैं, हम किसी से कोई। और सबसे बड़ी बात जो मैंने गलती देखी लीबिया में, जो मैंने गलती देखी इराक में, जो मैंने गलती देखी बाकी जगहों पर, ये गलती तालिबान ने कहा कि ऐसा ना करो। तालिबान ने कहा कि 6 महीने तक ये जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, इसको चलने दो 6 महीने तक, जो कि बड़ी खूबसूरत बात थी
क्यों ऐसा किया उन्होंने? इसलिए किया कि तालिबान को अवाम की ताईद भी हासिल हो गई, और जाहिर है जो वहाँ की फोर्सेज और गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो पहले किसी और के लॉयल थे, उनको पता है कि उन्होंने कितनी करप्शन की, उनको पता है कि उन्होंने पपेट गवर्नमेंट के तौर पर किसके लिए काम किया, तो लिहाजा अब उनके जाहिर है कि तालिबान की तरफ लीनिंग हो गई। और तालिबान ने भी आपने देखा कि इस मरतबा इस कैबिनेट में इस वक्त शुनीद ये है कि वो औरतों को भी लेने जा रहे हैं, इसमें बुरी गवर्नमेंट में भी और तालिबान ने भी इंदिया दे दिया है। तो इस दफा आप देखेंगे तो गोया दुनिया इस वक्त मॉडरेट तालिबान को विटनेस करने वाली है। दुनिया उस वक्त उस तालिबान को विटनेस करने वाली है जो इंटरनेशनल कानून की पासदारी करने के लिए तैयार है, और अभी तक उन्होंने की है, क्योंकि दुनिया को यही गिला था ना कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, दुनिया को यही गिला था कि इंटरनेशनल कानून की, दुनिया को यही गिला था कि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा जुल्म और बर्बरियत करते हैं। अब उन्होंने दिखला दिया कि बंदूक लेके और हथियार लेके तो पहुंचे हैं, हथियार लेके क्या पहुंचे हैं, 2000 के करीब तो अमेरिकन हमवीज और ट्रक्स और अमेरिकन टैंक्स और बाकी तमाम चीजें खुद छोड़ के चले गए हैं। वहाँ की जो अफगान अफवाज है और जो अमेरिकन जिन्होंने 1.5 ट्रिलियन लगा के बहुत सारी चीजें बनाई थी, वो उनके हवाले होती गई। अब तो उन्हें हथियार, अगर वो 20 साल भी और कहीं जंग लड़े, अगर जाके अब तो ऐसी नौबत भी आएगी, तो उनके पास इतने हथियार औजार हैं जो सारे के सारे उनके पास हैं। तो कहने का मकसद ये है यहाँ कि इस वक्त उनके पास जिस अंदाज में वो पॉलिटिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिप्लोमेटिक, एक्सटर्नल जिन्होंने किया है, देखें हत्ता कि उन्होंने बुरी गवर्नमेंट में नॉमिनेट कर दिया है, उनकी मंशा से नॉमिनेट हुआ है नया प्राइम मिनिस्टर अली जो, तो उसमें उस वो एक एम्बेसडर रहा है, सफीर रहा है जर्मनी का, और साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा है, ताकि दुनिया की एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। और दूसरी बात ये कि तालिबान ने जो अब तक डिप्लोमेटिक काम किया है उसको भी आगे लेकर चलें। तो इस दफा बड़ी दूरंदेशी के साथ काम हो रहा है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से, जिस हजीमत के साथ अमेरिका को निकलना शुरू हुआ है, जो बाइडन ने तो कल भी बात की कि हमारे अहदाफ पूरे हो गए थे और हमने वहां हमेशा तो नहीं रहना था, जब निकलते तो उसी तरह निकलते, और हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए कि बाइडन के बारे में तो इस वक्त मेरा ख्याल ये कहना करीन कयास होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ब्रिगेडियर साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये मोदी का जो दामाद था अजीत देओल, उसकी सारी प्लानिंग तो धड़म तख्ता हो गई। वो अफगान एयरफोर्स के जहाज़ उड़ाते हुए भारतीय पायलट्स, उनकी उड़ानें भी चली गई। सर अब क्या होगा? मतलब भारत में तो यौम सोग, मतलब एक तो मेरी जंग हम यौम सोग मना रहे हैं, ऊपर से भारतीय मीडिया इस वक्त छाती पीट रहा है। मजीद कितने दिन तक ये आहो-फुगा चलती रहेगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल इंशाल्लाह ये आहो-फुगा बड़े दिनों तक चलेगी, क्योंकि भारत ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे करने की, पहले तो दहशतगर्दी करते रहे, कल्चरल सेंटर बनाए, फिर उनको देखिए, उनके धोखाधड़ी देखिए। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कैसे हम बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, लेकिन इनके बिहेवियर देखे कि अपना एक जहाज भेजा डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए, उनके अंदर हथियार भेज दिए तालिबान के खिलाफ डिफेंस फोर्सेज को लड़ने के लिए। हरात एयरपोर्ट पे एक मिग 21 गालबन खड़ा हुआ है जो तालिबान ने जब कब्जा किया वहाँ पे मौजूद था, और वहाँ पे वो अफगानियों पे बमबारी कर रहा था। उसके साथ साथ इनको जो कुछ अभी सलमा डैम है जो एक उन्होंने बनाया था, तो वो एक टेलीविजन चैनल है, वो चीख रहा था, उस पर एक औरत वो एंकर भी चीख रही थी कि भारत को इतना लॉस हो गया जी, सलमा डैम। तो अब वो तालिबान नहीं कहते, वो उनको दहशतगर्द कहते। यानी भारत हमेशा उस ताकत के साथ खड़ा रहा है जो लोगों की आज़ादी के खिलाफ लड़ती है। जब सोवियत यूनियन ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान अफगानियों की एक जंग लड़ रहा था, सोवियत यूनियन से आज़ाद कराने के लिए लोगों के साथ खड़ा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम के साथ खड़ा था। उस वक्त भारत सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था, और वहाँ पे जुल्म सितम जो हो रहा था और जो किलिंग हो रही थी वो खड़ा हुआ था सोवियत यूनियन के साथ। अब अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर जो जुल्म बर्बरियत की वजह, तो अफगानिस्तान वो भारत खड़ा हुआ था अमेरिका के साथ, और वहाँ पे वो उन्होंने कल्चरल सेंटर के नाम पे दहशतगर्दी के सेंटर बनाए हुए। अब वो दहशतगर्दी के सेंटर, बल्कि आप उनको तो छोड़ें, वहाँ पे आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक एजेंसी है SIMI या स्पेशल ब्रांच, वहाँ पे 7-6 एजेंसियां काम कर रही थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ, और एक जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर था 4 एजेंसीज का, मुसैद का, रॉ का और CIA का।
वहाँ पे जर्मन एजेंसी भी काम, वहाँ ब्रिटिश MI6 भी काम कर रही थी, और वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर, तो वो मकसद तो था ना लैंड करना अफगानिस्तान में और नजर रखना पाकिस्तान पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा किया कि पाकिस्तान की फौज ने जंग लड़ी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जंग लड़ी, और 43 मुल्कों की फौज शिकस्त खा के थूक चाट के अफगानिस्तान से निकली, और पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो दहशतगर्दी का मैनेज निपटा दिया अपने इलाके से। हालांकि अमेरिकन ने प्लान ये किया था, उनकी बड़ी लंबी प्लानिंग थी, वो उन्होंने जो CIA ने तहरीक तालिबान क्रिएट की थी, और NDA रॉ जो इस तरह मदद कर रही थी पाकिस्तान के अंदर प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन की दहशतगर्द ग्रुपों की, उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान आर्मी को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, पाकिस्तान की स्टेट को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे, ये अगले 20 साल तक लड़ते रहेंगे और हम तालियां बजाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे ये डू मोर। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मुख्तलिफ हो गई। अभी तालिबान ने भी देखिए कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी से काम किया। उन्होंने पहले वो तमाम चौकी एंट्रेंस स्ट्रेटजी, एंट्रेंस पॉइंट जो थे अपना चमन पे, तोरखम पे, ईरान के साथ उज्बेकिस्तान, वो काबू में किए। उसके बाद उन्होंने 4-5 तरफ से रोल डाउन किया, साउथ से भी आए, वेस्ट से भी आए, नॉर्थ से भी आए। उन्होंने हेरात से लेके अपने जरनाज से लेके कुंदुज से लेके चले, और वो आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से काबुल पे क्लोज इन होते रहे। साथ उनकी लिंकेज थे इस्माइल खान के साथ, और दोस्तम ने कहा था कि हम भी लड़ेंगे, तो उन्होंने जो एथनिक थे उन्होंने हथियार डाल दिए। रिलीजियसली उन्होंने जो कोहे वाबा माउंटेन के ऊपर जो जितने हज़ारस थे सेंट्रल अफगानिस्तान में, ईरान गए और उन्होंने कहा कि जी हम हज़ारस पे कुछ नहीं करेंगे, वहाँ उन्होंने एक शिया गवर्नर लगा दिया, तो वो भी काबू में आ गया। जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया वहाँ उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दो। साथ साथ उन्होंने जो शियाओं को कहा कि आप अपना मुहर्रम मनाएं, मुहर्रम करें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो रिलीजियसली एक उन्होंने जो है वो कोलिजन कायम कर ली। मिलिटरीली वो ऑपरेशन करते रहे, पॉलिटिकली वो डायलॉग्स करते रहे, दोहा में डायलॉग किए, ईरान से डायलॉग किए, रशिया से डायलॉग किए। पॉलिटिकली उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी वो प्ले करते रहे ताकि उनका इंप्रेशन दुनिया में जाए। और उन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, उन्होंने एक बड़ी फाइन गेम खेली। वो गेम ये है कि दुनिया ये कह रही थी कि हम काबुल के ऊपर बदौर ताकत कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। तालिबान ने कहा कि जी हम ताकत के जरिए काबुल के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल सेटलमेंट पे जाएंगे। तो वेस्ट का वो ग्रीवियंस था वो भी खत्म हो गया। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। मुल्ला याकूब ने एक लेटर इशू कर दिया, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, मुल्ला उमर का जो बेटा है जो तालिबान का हेड है, उसने कहा कि जिस जिस इलाके में तालिबान जा रहे हैं वहाँ लोगों के खिलाफ कोई काम ना करें, और वहाँ पे कोशिश करें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज और सोशियो एक्टिविटी जारी रहे। तो वो भी चीज़ खत्म हो गई। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो औरतों को भी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्होंने बड़ी, कौन उनका एडवाइज़र है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी एडवाइज़र है उन्होंने फर्दर पॉइंट्स को बड़ा डायलेट किया है। और जब वो चीजें तमाम वेस्ट के मुताबिक हो जाएंगी, अल्लाह उस एडवाइजर का इकबाल बुलंद करे। सर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब के पास जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जमील साहब, सर आखिरी कौंसिल खाना, गो के वो सिर्फ कौंसिल खाना तो नहीं था, ये तो आप भी जानते हैं सर, वो तक बंद हो गया, मदरसा बंद हो गया, हाफिज़ जी की छुट्टी हो गई, सिफारती अमले को वापस कर दिया गया। हालांकि उसमें दिफाई अमला भी यकीनन मौजूद था, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब अभी इरशाद फरमा रहे थे। सर भारतीय करेंसी भी काम ना आई, वो जो अफ़गानिस्तान में अपने मफादात के उसूल के लिए बनाई गई थी, ये सिफारती महाज पर कितनी बड़ी सुबकी है भारत के लिए? नहीं, ये यकीनन न सिर्फ सिफारती महाज पर, बल्कि ये अगर उनकी देखा जाए तो जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जिसका कि सबसे ज़्यादा बजट सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रॉ को एलोकेट किया गया, और ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं। सबसे बड़ा बजट, वो सारी करेंसी जो है भारत की, वो एक बिल्कुल भस्म होकर रह गई और बिल्कुल बेड़ा गर्क उसका हो गया। तो वो एक अपनी जगह पर वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भारत के 3 जो बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए मुख्तलिफ मदों में। वो सोच रहे थे कि उन्होंने दिल जीत लिए अफगानियों के, और चंद मिलिट्री के अफसरों को ट्रेनिंग दे के अपने एकेडमी में, जो कि पहले पाकिस्तान देता था ट्रेनिंग, और चंद बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाके और चंद जख्मियों को अपने मुल्क में इंडिया ले जाके, वो सोच रहा था कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर अफगानियों के दिल जीत लिए। लेकिन आप अफगानियों को देखें कि एक चप्पल और एक जोड़े कपड़ों के साथ जो उन्होंने 20 साल न सिर्फ जंग लड़ी है, लेकिन अवाम जो उनकी है उनमें भी कितनी ज़्यादा बसीरत पैदा हो गई है कि उन्होंने कहीं भी किसी जगह पर मुज़ाहमत नहीं की। न सिर्फ अवाम जो कि पश्तो स्पीकिंग है, आप देखें कि उज़्बेक्स
और ताजिक्स उन्होंने सबसे पहले मुज़ाहमत खत्म, उन्होंने मुज़ाहमत एक बिल्कुल की ही नहीं, और बल्कि वो तालिबान को उन्होंने इंडिया दिया कि बिल्कुल आप आएँ और हम आपको अपने इलाके में, इसीलिए उन्होंने नॉर्दर्न एरिया से, और आपको याद होगा कि जो 80 की दिहाई में 90 में जब तालिबान को 2 साल लगे काबुल तक पहुंचने में और 5 साल लगे मलेशिया को डिसमाउंट करने में, और इस दफा आप देखें कि चंद दिन लगे। तो ये तमाम चीजें इस दफा 3-4 बातें हुई हैं। एक तो ये है कि जो अवाम है वहाँ की, उनका एतबार उठ गया एलाइड फोर्सेस से, वहाँ से उनको पता पड़ गया कि जो वहाँ पपेट गवर्नमेंट है, अशरफ गनी रजीम या करज़ई रजीम थी, उसने अपने मफादात को, अपने पैसे कितने बनाए और अवाम के जानों से और मालों से कितना खेला उन्होंने। जब ये रियलाइजेशन उनको हो गई, तो उसके बाद आप देखें कि इस वक्त तालिबान जो वहाँ सबसे बड़ा जेल है उसका उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है काबुल के अंदर, और फिर वो कहते हैं कि हम काबुल बजोर ताकत नहीं लेंगे और हमें चाहे चंद दिन या चंद हफ्ते इंतजार करना पड़े, हम इंतजार करेंगे नेगोशिएटेड सेटलमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 4 है एग्रीमेंट का, दोहा एग्रीमेंट का, और मैंने आपको बताया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा ने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है, सिक्योरिटी काउंसिल ने उस एग्रीमेंट को अप्रूव किया है। अब अमेरिका किस मुंह से कहे कि तालिबान इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है या ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अब वो इस मुंह से भी नहीं कह सकता। तो लिहाजा इस दफा काफी दानाई से जो सिलसिला हो रहा है पाकिस्तान इस मामले में, यकीनन देखिए रशिया ने ऐलान कर दिया कि हमारे बिल्कुल एम्बेसी जिस तरह काम करती है करती रहेगी, पाकिस्तान कह रहा है हमारी एम्बेसी काम करती रहेगी, हालांकि रशिया तो उनका दुश्मन था, चीन की एम्बेसी काम कर रही है, बाकी एम्बेसीज काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले 3 साल से काम चल रहा था, चाइना, रशिया, पाकिस्तान ट्रायो का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मीटिंग और वहाँ के बारे में, वो भी काम आ गई। और इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने जो उसका होमवर्क किया था और 3 बिलियन का उन्होंने मिनरल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तालिबान से 2016 में, उनको ये बसीरत थी चाइना को कि आगे जाके तालिबान नहीं आना है। और उसके अलावा तालिबान ने अभी जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले तालिबान से चाइना ने अपने बॉर्डर पर बुला के उनसे मीटिंग की और उनको तमाम इंडिया दिया कि आप, बरतानिया ने तालिबान को कह दिया है, यानी इंडिया दे दिया है उनके मिनिस्टर ने कि अगर वो आ गए तो जो भी हुकूमत होगी हम उसको तस्लीम करेंगे। तो ये तमाम इतनी बड़ी तब्दीली और पाकिस्तान इसको कैश करा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितना कैश, क्योंकि मैं आगे जाके देख रहा हूँ FATF आ रहा है, बाकी चीजें आ रही हैं, अमेरिका और जो नेक्सस है अमेरिका, इजराइल और इंडिया का, जिसको कि उन्होंने 2016-2018 के एग्रीमेंट जो किए हुए हैं US से, इंडिया ने अमेरिका से जो किए हुए हैं एक काउंटर मेजर के लिए, चाइना के कंटेनमेंट के लिए, वो तमाम तनाजुर में अगर आप देखें तो वो तमाम की तमाम चीज़ें अब रीसेट होना बाकी हैं। उस रीसेट में वो स्केप गोट तलाश करेंगे और हमारे लिए, क्योंकि फाइनेंशियली हमें पता है कि हमारे क्या हालात हैं, $43 ट्रिलियन का हमारे ऊपर कर्ज है और FATF का सामने तलवार उन्होंने लटका के रखी हुई है। उसके अलावा जो ब्लेम गेम का सिलसिला था, अब देखना ये होगा कि हम किस तरीके से दुनिया अफ़वाम को मॉरली और लीगली फाइल करते हैं कि भाई ये ब्लेम गेम भी हमारे ऊपर गलत था। आप देख लें अब क्या हो रहा है, हमने अब एक एक कदम, आज हमारे ऊपर पास जो वक्त आया हुआ है काबुल से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र का, उनसे हम जब मिल रहे हैं, बाकियों से मिल रहे हैं, तो हमें बड़े दानाई के साथ मिलना होगा कि हम क्या किस किस्म के सिग्नल रेजोनेट करते हैं दुनिया में और किस तरीके से हम अपने अहदाफ हासिल करते हैं, अपनी पोजीशन को बरकरार लेके चलते हैं और उस तासुर को, उस प्रोपेगेंडे को हम, जो अमेरिका ने हमारे खिलाफ और दुनिया के नेक्सस जो है इंडिया और इजराइल से मिलकर जिस नेक्सस के तहत हमें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, इस वक्त जरूरत है कि तमाम के तमाम हमारे एम्बेसीज मिशन जो हैं उसको मिलाकर ये जो डेवलपमेंट हो रही है मिनट टू मिनट की, इसको जहन में रखते हुए हमारे एम्बेसडर्स को छा जाना चाहिए पूरी दुनिया में, उनकी मीडिया से इंगेज करना चाहिए, उनकी हुकूमतों से इंगेज करना चाहिए कि अफगानिस्तान तालिबान खुद कर रहे हैं। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए क्लोजिंग। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इख्तितामी लम्हात में अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, कोई भी काम आसान नहीं बजुज़ उसके जिसको तू आसान कर दे, और तू तो जब चाहे संगलाख ज़मीनों को भी नरम हमवार कर दे। ये जो तब्दीली की हवा हमारे ख़ित्ते में पड़ोसी बरदर मुल्क अफ़गानिस्तान में चली है, इसे हम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए रास फरमा, इस तब्दीली को हमारे हक़ में बेहतरीन साबित फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।